स्वागत है आपका चैनल सरल ऑनलाइन पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा अध्याय है गति के नियम, उसके एनसीईआरटी के प्रश्नों का हल करेंगे। एक ही वीडियो हम लोग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 4.1 निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की कोई बूंद। अब एक समान चाल से, तो चाल उसकी नहीं बदल रही है, तो चाल क्या है उसकी, कांस्टेंट है, नहीं बदल रही है। तो अगर उसकी चाल नहीं बदल रही है तो उसका त्वरण कितना हो गया, शून्य हो गया। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन नहीं है, त्वरण शून्य हो जाएगा। तो बल कितना होता है, F बराबर ma, द्रव्यमान गुना त्वरण। जब a त्वरण है तो F भी कितना हो जाएगा, शून्य। ये हो सकता है कि वहां पर उस पे बल लग रहे होंगे एक से ज्यादा, पर सबका कुल कितना होगा, शून्य। दूसरा दिया हुआ है B कि जल में तैरता 10 ग्राम संहति का कोई कॉर्क। अब जल के ऊपर कोई कॉर्क तैर रहा है इस तरह से, तो अब कॉर्क तैर रहा है मतलब न तो ये नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इस पे ऊपर की तरफ जो बल है वो क्या है, उत्प्लावन बल है जो पानी की वजह से लग रहा है, और नीचे की तरफ जो बल है इसका मास mg जो इसके वजन की वजह से लग रहा है। तो अब ये दोनों बराबर हैं, तभी तो ये अपनी जगह है, नहीं तो या तो ये नीचे डूब जाता। ठीक है, नीचे डूब नहीं रहा है तो मतलब कि इस पे दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं। तो यहां पर भी तो F बराबर कितना आ गया, शून्य। अब तीसरा जो है ये दिया है, कुशलता से आकाश में स्थिर कोई रोकी गई पतंग। अब पतंग को रोक के रखा हुआ है, तो पतंग को जब रोक के रखा हुआ है तो इसका मतलब जैसे कोई ये कि पतंग है, तो अब यहां पर आकाश में इसको रोक दिया गया है। ठीक है, तो अब ऊपर की तरफ एक बल लग रहा होगा, नीचे की तरफ एक बल लग रहा होगा, यानी कि धागे से खींच के रखा है नीचे की तरफ, हवा की वजह से ऊपर जाना चाह रही है। तो अब क्योंकि रोक दिया है तो त्वरण हो गया है शून्य, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं है, स्थिर हो गई है। तो बल कितना आ जाएगा, यहां पर भी शून्य। अब कुल बल, हम यहां पर कुल बल की बात कर रहे हैं, जो नेट बल है उसकी बात कर रहे हैं कि नेट कितना बल लग रहा है। चौथा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार। अब एक समान वेग एक समान दे दिया है, तो फिर से वही बात, अरे यार जब वेग एक समान है तो त्वरण क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। तो त्वरण जब शून्य है तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो ये भी शून्य हो जाएगा। इसी तरह से ई में हमको दिया गया है कि सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन। तो अंतरिक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो तीव्र गति से चल रहा है। तो अब यहां पर जो है कि वह सारे गुरुत्वीय पिंडों से दूर है, कोई गुरुत्वाकर्षण बल उस पर नहीं है, न तो वहां पे कोई वैद्युत क्षेत्र है न चुंबकीय क्षेत्र, कोई बल ही नहीं लग रहा है उस पे। तो वो बहुत तेजी से जा रहा है, तो तेजी से तो जा रहा है पर उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक ही दिशा में चलता रहेगा और एक समान जो है वो स्पीड यानी कि चाल से वो चलता रहेगा। तो इसमें भी बल आपका कितना आएगा, शून्य। समझ आया तो लाइक कीजिए जरूर, और बढ़ते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है 4.2 0.05 किलोग्राम संहिता का कोई कंकड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा बता देना है। तो अब पहले क्या है, इसकी ऊपरी मुखी गति के समय, ऊपरी मुखी मतलब जब वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जा रहा है तो तब की बात हो रही है। तो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कंकड़ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका वेग कुछ भी है। तो अब जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो धरती क्या है, इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो बल इस पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ। तो जिसकी वजह से इसका जो त्वरण होगा वो नीचे की तरफ होगा, गुरुत्वीय त्वरण जी। ये है इसका गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण ये नीचे की तरफ होगा। और धीरे धीरे अब क्योंकि जब त्वरण और वेग दोनों विरुद्ध दिशा में होते हैं तो वो क्या होता है आपका
मंदन, तो धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा। जब ये अपने उच्चतम स्थिति पर पहुंच जाएगा वहां पर वेग शून्य हो जाएगा, फिर वहां से ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि त्वरण का बल का परिमाण बताना है तो और दिशा बतानी है। तो बल तो इस पे नीचे की तरफ है और आप परिमाण बता सकते हो इस बल का नीचे की तरफ, और बल F इजिकल टू क्या हो जाएगा m इंटू जी। तो द्रव्यमान दिया हुआ इसका 0.05 और g का हम लोग मान वैसे 9.8 लिखता है, पर हम जो कैलकुलेशन है उसमें 10 मान लेते हैं। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.1 अंक खिसक जाएगा, 0.5 न्यूटन। अब इसी में b दिया है हमको, तो b में क्या बोल रहा है, यह अधोमुखी गति के समय, अधोमुखी मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब जब ये सबसे ऊपर पहुंच गया है, इसका वेग शून्य हो गया है, पर बल अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। अब ये नीचे की तरफ, क्योंकि अब बल भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो त्वरण भी नीचे की तरफ है, तो इसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जब ये नीचे की तरफ आता है तो इसका वेग बढ़ता जाता है। तो यहां पर अगर हम बल की दिशा की बात करें, बल ने अपनी दिशा नहीं बदली है भाई, बल अभी भी नीचे की तरफ ही है। तो नीचे की ओर आते समय तो बल की दिशा भी नीचे की तरफ है। कितनी है, mg, उतनी है जितनी पहले थी। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 न्यूटन। कैलकुलेशन कर रखा भाई, यहां से देख लो, दिशा नहीं बदली है, मान भी नहीं बदला है। ठीक है, अब अगला है उच्चतम बिंदु पर जहां क्षण भर के लिए यह विराम में रहता है। ठीक है, जब उच्चतम बिंदु होता है जहां पर क्षण भर के लिए क्या है, ये विराम में हो जाता है। ठीक है, इसमें C उच्चतम बिंदु पर। तो उच्चतम बिंदु पर इसका जो चाल है वो तो शून्य हो गई, या वेग है उसका शून्य हो गया है। पर अब भी क्योंकि उस पे जो बल है, जो पृथ्वी है उसको खींच रही है नीचे की तरफ, तो वहां पर भी जो बल है वह क्या होगा, mg होगा। और कहां की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, 0.5 न्यूटन। अब दूसरी चीज इस पर ये क्या पूछ रहा है कि अगर यदि कण को क्षैतिज दिशा में 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा। तो अब अगर इसको ऐसे न फेंक के हम इस तरह से प्रक्षेप्य करके फेंक रहे हैं, ऐसे अपने जो है प्रक्षेप्य गति पड़ा हुआ है, तो अगर इसको ऐसे फेंका जाता है 45 डिग्री पर, ठीक है, तो हर बिंदु पर जो बल लग रहा है वह नीचे की तरफ ही है। तो ये बल नहीं बदलता है, ये हर एक बिंदु पर नीचे की तरफ ही लगेगा। और कितना लगेगा, 0.5 जो है न्यूटन के बराबर। तो नहीं, उत्तर नहीं बदलेगा, यही रहेगा। समझ में आई बात। अगला प्रश्न अब 4.3 यानी तीसरा प्रश्न है कि 0.1 kg संहति के पत्थर पर कार्यरत नेट बल का परिमाण वह उसकी दिशा निम्नलिखित परिस्थितियों में ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो अब ये जब किसी पत्थर को, पहला ये बोल रहा है कि पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, अब रेलगाड़ी रुकी हुई है तो हम क्या कर रहे हैं, रेलगाड़ी रुकी हुई है तो हम एक पत्थर को उसकी खिड़की से गिरा दे रहे हैं। तो गिराएंगे तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा, तो उस पे जो बल लगेगा वो mg लगेगा। कहाँ, नीचे की ओर, नीचे की ओर यानी कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पृथ्वी की तरफ, और mg। तो बल कितना होगा यहाँ पर, m इंटू जी। तो m हमको क्या दे रखा है, इसका द्रव्यमान 0.1 गुणा 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 न्यूटन। दूसरा अब B है, पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। अब रेलगाड़ी क्या हो रहा है आपका, एक समान वेग से जा रही है, एक समान वेग से जा रही है आपका। तो अब उसकी खिड़की से पत्थर को गिराने पर, तो एक समान वेग से जा रही है। तो यहां पर अगर दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब गाड़ी ऐसे जा रही है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है, तो
अब जब पत्थर को छोड़ा जाएगा तो पत्थर को छोड़ते टाइम पे जो गाड़ी का वेग है वह भी पत्थर को मिलेगा। तो पत्थर के पास दो, आगे की तरफ एक वेग होगा जो कितना होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। पर अब इस पर जो बल लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बल लगेगा, नीचे की तरफ, कौन सा, mg। तो जिसकी वजह से यह, क्योंकि अब नीचे की तरफ जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य है, धीरे धीरे नीचे की तरफ वेग बढ़ेगा और ये वाला वेग जो है ये नियत रहेगा, तो जिसकी वजह से पत्थर आपका ऐसे गिरेगा। पर अगर बल की बात करें तो बल तो सिर्फ नीचे की तरफ ही है, इसकी यानी कि जो इसकी क्षैतिज दिशा में कोई बल काम नहीं कर रहा है। तो ये जो इसको जो स्पीड मिली है ये किसकी वजह से मिली है, क्योंकि ये रेलगाड़ी से फेंका गया है, तो उस समय रेलगाड़ी की जो चाल थी वही इसकी भी चाल होगी, ठीक है। और नीचे की तरफ जो है ये 0 थी, क्योंकि रेलगाड़ी के पास ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई चाल नहीं थी। तो ये अब इस पे बल लगेगा mg, ये उतना ही लगेगा नीचे की तरफ, F इजिकल टू mg। तो ये कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, ठीक है। सी में क्या बोल रहा है कि जब पत्थर 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी, ऊपर ये तो डी पढ़ दिया, ये बड़ी गलती। चलो सी वाला, पत्थर को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। देखो अब इसमें क्या है, रेलगाड़ी पे त्वरण है, तो त्वरण की वजह से रेलगाड़ी पर जो बल लग रहा है वही त्वरण किसका भी है, आपका पत्थर का भी है। तो जब तक ये रेलगाड़ी के अंदर है ये पत्थर, तो इस पे आगे की तरफ ये त्वरित है, जिसकी वजह से F इजिकल टू ma के बराबर इस पे बल लग रहा है जब तक ये रेलगाड़ी के साथ संपर्क में है। जैसे ही इसको छोड़ दिया जाएगा तो रेलगाड़ी की वजह से लगने वाला बल तो इस पे शून्य हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा फिर, तो सिर्फ और सिर्फ इस पर बचेगा नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर mg। हाँ, तो उस समय जो गाड़ी का जो वेग होगा वह वेग इसको मिलेगा इस दिशा में, पर बल नहीं मिलेगा, बल तो छूट गया क्योंकि ट्रेन ने इसको छोड़ दिया है। तो इसलिए फिर से यही वाली कंडीशन आ गई, बी वाली, mg नीचे की तरफ कितना, 1 न्यूटन। डी, अब डी की बारी आती है, ठीक है। तो डी में क्या बोल रहा है कि पत्थर 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा है विराम अवस्था में। तो अब देखिए वह फर्श पर पड़ा हुआ है, तो रेलगाड़ी ऐसे आगे की तरफ जा रही है, इसका त्वरण है आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये पत्थर यहां पर पड़ा है m। तो अब देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg, तो ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल, तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो 0 हो गया। अब बाहर से देखने पर ये रेलगाड़ी क्योंकि आगे जा रही है, तो बाहर से देखने पर ये पत्थर भी तो आगे ही जा रहा है, ठीक है। तो कितने त्वरण से जा रहा है, जो रेलगाड़ी का त्वरण है वही, तो पत्थर का त्वरण आगे की तरफ क्या है, a। तो इस पे बल कितना हो जाएगा, अब ये क्षैतिज दिशा में होगा, क्षैतिज दिशा में। अभी तक जितने भी बल थे वो ऊर्ध्वाधर दिशा में थे, क्योंकि जो पत्थर है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा था। यहाँ पर क्योंकि ये फर्श पे है तो ऊर्ध्वाधर तो जा नहीं सकता है, तो अब ये क्षैतिज दिशा में जा रहा है, तो क्षैतिज दिशा में बल जो हो जाएगा इसका द्रव्यमान, और त्वरण किसका, ट्रेन का, जिस रेलगाड़ी का त्वरण। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान कितना है भाई इसका 0.1, त्वरण कितना है 1। तो इस पे जो बल आएगा वो क्या आएगा 0.1 न्यूटन का क्षैतिज दिशा में। समझ आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है कि L लंबाई की एक डोरी का एक सिरा M संहिति के किसी कण से तथा दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी खूंटी से बंधा है। यदि कण V चाल से वृत्त में गति करता है तो कण पर अभिकेंद्र की ओर नेट बल कितना है, ठीक है, नेट बल कितना है। तो अब अगर हम लोग देखें यहां पर, तो कोई इस तरह से एक टेबल है, तो यहां पर जो है आपका ये एक ऐसे डोरी बांधी हुई है, यहां पर M है और यह ऐसे गति कर रहा है, मतलब ये ऐसे वृत्ताकार गति में है। तो अब ये हमसे पूछा गया है तो अंदर की तरफ जो है, अंदर की ओर नेट बल कितना होगा। तो ये कौन से बल की बात करा, अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर। अब अभिकेंद्र बल क्या होता है, देखो अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं अभिकेंद्र के बल क्या होता है mv² बटे में r, ये होता है। r मतलब इसकी जो भी त्रिज्या है वो
यहाँ पे L है तो L हो जाएगा। तो अब ये इस केस में हो जाएगा mv² बटे में L, ठीक है। पर यह इसका मान है, ये कोई बल नहीं है, mv²/r बल नहीं है, ये तो उसका मान है। तो बल क्या होगा, तो बल तो कोई जो हम बल पढ़ते हैं या तो वो टेंशन का बल होगा या तो वो कोई गुरुत्वाकर्षण का बल होगा, तो कोई ऐसा बल होगा। तो यहाँ पर वो बल कौन सा है, T, यानी कि टेंशन। तो T = mv² में L, ये टेंशन का बल है और उसका मान mv² बटे L है, ठीक है। mv² बटे L कोई बल नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, T। समझ आई चीज। तो ये जो T है यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां। 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया जाता है। पिंड को रोकने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अब यहां पर प्रारंभिक वेग हमको दे दिया है u, कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड से वो चल रहा है। जैसे ये 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ऐसे 15 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या बोला, इसका द्रव्यमान है 20 kg, ठीक है। मास आपको दे दिया है 20 kg। तो अब इस पर एक मंदन बल मतलब सामने से लगाया जा रहा होगा, जो इसके जो वेग है इसको कम करेगा। ये 50 न्यूटन है। तो अब बल 50 न्यूटन है तो मंदन कितना हुआ, त्वरण A बराबर, क्योंकि उल्टा लग रहा है तो माइनस होगा, -F बटे में m। तो कितना हो जाएगा, -50 बटे में 20, तो -5 बटे में 2 मीटर प्रति सेकंड। तो अब ये बोल रहा है कि ये रुकने के बाद मतलब इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगाएगा, टाइम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, v = u + at। लगा लो भाई आराम से, v = u + at। v फाइनल 0 हो जाना चाहिए। प्रारंभिक कितना है 15 माइनस a कितना है, क्योंकि माइनस मतलब ये माइनस में भाई 5/2 इंटू टाइम। तो इधर भेज दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/2t बराबर 15। ये t है भाई, इधर नहीं है। तो 5 से ये हो जाएगा 5 × 15, 3 दूनी 6। तो ये आया आपका t बराबर 6 सेकेंड। अगला प्रश्न है अब 6ठा कि 30 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 से 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, बल का परिमाण बताना है। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान दे रखा है आपको 3 किलो, यह 25 सेकंड में, टाइम कितना है 25 सेकंड में, उसकी चाल को 2 से कितना कर देता है 3, मतलब कि u बराबर दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड और v बराबर क्या दिया है आपको 3.5 मीटर प्रति सेकंड। दिशा जो है वो नहीं बदल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका चाल बदल रही है। तो यहां से हम पहले त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण क्या होता है, v - u बटे में t। तो v कितना है 3.5 माइनस 2 बटे में समय कितना है 25। तो यहां पर 3.5 में से आपका कितना गया है 2 गया, तो आपके पास कितना बचा यहां पर 1.5 बटे में 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण हुआ। तो अब बल निकालना है। बल क्या होता है, F = m × a। द्रव्यमान कितना है 3 × 1.5 बटे में 25। आप चाहो तो यहां से ये दशमलव हटा दो, तो ये हो जाएगा 3 × 15 बटे में 25 × 10। तो 5 से कर लो इसको, 5 × 15, 5 × 5 = 25। और कुछ कट होगा, नहीं होगा। 3 × 9, 9 बटे ये कितना हो गया 50 न्यूटन। तो और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो इसको भाग दे दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.18 न्यूटन। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है 7वां। तो 7वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर 8 न्यूटन व 6 न्यूटन के 2 लंबवत बल आरोपित होते हैं। तो पिंड के त्वरण का मान और उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर 2 बल लग रहे हैं। ठीक है, कोई पिंड है यहाँ पर, इस पे 2 बल लग रहे हैं लंबवत, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये 90 डिग्री है।
तो ये इसका द्रव्यमान दे रखा है 4 किलो, और ये जो बल है एक है आपका 8 न्यूटन और एक है 6 न्यूटन। अब इन दोनों का परिमाण निकालना पड़ेगा हमको कि परिमाण कितना है। तो यह इन दोनों का वेक्टर सम हम करेंगे तो ये किसी इस दिशा में आएगा F। तो F का पहले मान निकाल लो। F का मान आपको ये पता है कि ये होता है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2AB, सॉरी 2AB नहीं, फॉर्मूले में AB होता है, पर यहाँ पर हमने F1 F2 लिख रहे हैं तो F1 F2 ही लिखेंगे। और cos थीटा, ये होता है cos थीटा। तो अब यहाँ पर F का परिमाण हमको दे रखा है 6, एक का 6 है, 6 का वर्ग 8 का वर्ग धन 2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा cos 90, और cos 90 तो क्या होता है 0 होता है, ये वाली चीज पूरी 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या आपके पास 6 का वर्ग। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 6 6 36 8 8 64, तो ये हो जाएगा √100 यानी कि 10। तो कितना आया ये 10 न्यूटन आया इसका मान। अब इसकी दिशा की बात करें तो ये मान लो कि 8 न्यूटन के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये लंब बटे आधार। तो यहाँ पर 6 है तो ये भी 6 है, तो 6/8, तो 6/8 आप इसको लिख सकते हो 2 से भाग दे दो, 2 3 6, 2 चौक 8, 3/4। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो मतलब थीटा कितना हो जाएगा 3/4 कितना होता है 37 डिग्री। तो ये 8 न्यूटन के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 है 37 है तो ये 53 हो जाएगा। तो किसी के साथ भी, दोनों में से किसी के साथ भी एंगल हम बता सकते हैं। तो इसका मान जो है वो आपका कितना है 10 न्यूटन। वही हमको बताना है कि बल किधर है और उसकी दिशा क्या है, और साथ में त्वरण। तो त्वरण क्या हो जाएगा आपका, त्वरण A बराबर F बटे में M। तो अब F हमने निकाल लिया 10 न्यूटन, 10 बटे में द्रव्यमान कितना है इसका 20, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इसका त्वरण। ठीक है, तो अब इसमें तो देखा ही नहीं, ये द्रव्यमान तो कितना दिया हुआ आपको 4 kg, 20 नहीं है भाई, इसको करो 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4, तो 10 बटे में 4, तो ये आएगा आपका 2.5। सॉरी, अगला प्रश्न है 8वां कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। बहुत अच्छा। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा औसत मंदन ज्ञात करना है हमको। तो ऑटो रिक्शा तथा चालक की संहिति क्रमशः 400 किलोग्राम और 65 किलोग्राम है, मतलब टोटल कितना है 465। तो अब यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें दे दी हैं, तो ये बोला गया है कि ऑटो चल रहा है और उसकी प्रारंभिक चाल जो है वो u दे दिया है हमको 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो कि यहाँ पर समय जो है वो सेकंड में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना लिख देंगे इसको 36 गुणा 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी कि ये कितना है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड है। फाइनली वो जाकर रुक जाता है 0। ठीक, अब समय कितना लगा इसमें, समय लगा है इसको 4 सेकंड। तो मंदन कितना हुआ त्वरण, तो त्वरण क्या होता है v माइनस यू बटे में t। तो 0 माइनस u कितना है 10 बटे में कितना समय लगा है 4 सेकंड का। तो ये मंदन कितना होगा -10/4। तो ये त्वरण नेगेटिव -10/4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर इतना है। अब क्या बोल रहा है कि मंदन बल निकालो। तो मंदन बल क्या होता है F = ma। तो m कितना है, दोनों का जोड़ देंगे क्योंकि ऑटो में ही बैठा है रिक्शा वाला। तो ये कितना हो जाएगा 465 गुणा त्वरण, ये कितना है -10 बटे में 4। तो -10/4 आप इसको लिख सकते हो 2.5 -2.5। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, तो ये गुणा करके आपका आंसर आएगा
1162.5 न्यूटन। आप इसको गुणा कर सकते हो और माइनस में आएगा क्योंकि यह विरुद्ध दिशा में लग रहा है उसके वेग के, क्योंकि मंदन बल है भाई, इसीलिए। अगला प्रश्न है, 9वां सवाल है कि 20,000 किलोग्राम उत्थापन संहति के किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है, तो स्फोट का आरंभिक प्रमोद बल कितना होगा? देखो अब ये क्या बोल रहा है कि एक रॉकेट है और इस रॉकेट का द्रव्यमान कितना है? 20,000। ठीक है, द्रव्यमान कितना है इसका? 20,000। तो m दिया गया है हमको 20,000 किलोग्राम। अब यहां पर इसमें पीछे की तरफ क्या निकलती हैं? गैसेस निकलती हैं, तो जिसकी वजह से इस पर एक ऊपर की तरफ थ्रस्ट यानी कि ये जो प्रणोद बल है वह लगता है। तो अब यहां पर इस बल का काम आपका है कि इसको ऊपर की तरफ उठाना। और दूसरा कौन सा बल लग रहा है इस पे? नीचे की तरफ इसका mg लग रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों बल में से ये T ज्यादा है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ त्वरित हो रहा है। तो ये त्वरण कितना दिया है हमको? 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो हमको ये T निकालने को बोल रहा है, तो हम दूसरा नियम लगा लेते हैं। तो बल कितना है इसका? नेट बल T माइनस mg। तो क्योंकि T ज्यादा है इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T माइनस mg बराबर m इंटू ये मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या निकालना है? T। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma प्लस mg। m को बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस g। तो m कितना दिया हुआ? 20,000। a कितना है? 5 के त्वरण से जा रहा है, प्लस g तो 10 होता है, 10 5 15। तो ये हो जाएगा 20,000 गुणा 15। तो इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और साथ में 4 जीरो लग जाएंगे 30 के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 दूनी 30 और ये 3 और 1 4 जीरो, 1 2 3 4, इतना न्यूटन ये लगेगा। हाँ, कहीं कहीं पर अगर आप सॉल्यूशन में देखोगे थोड़ा अलग आ रहा होगा आंसर, क्योंकि जी की जगह 9.8 लिया होगा, बस इतना सा फर्क होगा। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है आपका कि उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल से गतिमान 0.4 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर दक्षिण दिशा के अनुदिश 8 न्यूटन का स्थायी बल 30 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है। ठीक है, 30 सेकंड के लिए ये बल किया जा रहा है। जिस क्षण बल आरोपित किया गया उसे t इक्वल टू 0 तथा उस पिंड की x स्थिति x इक्वल टू 0 पर लीजिए। तो t इक्वल टू -5। अब ऐसे -5 तो होता नहीं है, t इक्वल टू -5 मतलब हुआ यहाँ पर बल लगाने से 5 सेकंड पहले की बात हो रही है। ठीक है, ये हुआ t इक्वल टू 25 सेकंड और 100 सेकंड पर इस कण की स्थिति क्या होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक चाल से गतिमान है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आरंभिक चाल क्या है आपका? 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसका द्रव्यमान भी दे रखा है। अब इस पिंड पर ये कहां जा रहा है? उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो इस पिंड पर दक्षिण की तरफ, यहां इस तरफ क्या लगाया जा रहा है आपका? बल कितना लगाया जा रहा है? 8 न्यूटन का, 8 न्यूटन का ये बल लगाया जा रहा है। तो अब होगा क्या? बंधन हो जाएगा, इसका वेग धीरे धीरे कम होगा और एक समय आएगा जब 0 हो जाएगा, फिर वहां से क्या हो जाएगा? ये वापस दक्षिण की तरफ आना शुरू कर देगा। पहले तो उत्तर की तरफ जाएगा जब तक इसका वेग 0 नहीं हो जाता 10 से, फिर जैसे ही वेग 0 हो जाएगा, अब बल तो लग ही रहा है इधर की तरफ, और ये वापस से दक्षिण की तरफ आना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब बल कब तक लगाया जाता है? 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक लगाया जाता है। तो अब जिस क्षण बल आरोपित किया गया है उसे t इक्वल टू 0 मानो, t इक्वल टू 0 मान लिया जब बल लगाया जा रहा है। तो अब t इक्वल टू -5 सेकंड पर इसकी स्थिति क्या है वो बताना है। तो अब सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि भाई इसका u हमको दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ऊपर को हम लोग प्लस मानेंगे नॉर्थ की तरफ, और दक्षिण की तरफ जो है ये माइनस माना जाएगा भाई। ठीक है, समझ लिए। अब यहां पर बल दिया गया है कितना? 8 न्यूटन का।
ठीक है। और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपका 0.4 किलोग्राम। त्वरण, अब त्वरण यहाँ पर क्या है, प्रारंभ में क्या है त्वरण इसका माइनस, नीचे की एफ नीचे की तरफ है, त्वरण की दिशा माइनस है, तो माइनस कितना 8 बटे में 0.4, अगर ये 4 दशमलव हटा दें तो ये कितना हो जाएगा -80 बटे में 4, तो 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो त्वरण कितना आ जाएगा -20 मीटर प्रति सेकंड का फर्क। ठीक है, इतनी चीजें हमने डिसाइड कर ली हैं। तो अब शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर जो है t = 0 पर x = 0 मानेंगे। पहला इसमें दिया है t = -5 सेकेंड। अब बल कहाँ पे लगना शुरू किया है, t = 0 पर, उससे पहले तो बल लग नहीं रहा था, तो उससे पहले ये किस पे चल रहा था, एक समान वेग से चल रहा था। तो 5 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करके आया है 5 सेकंड में, तो x = 10 × 5, तो ये कितना हुआ 50। तो अब t = 0 पर, ये कहां पर है, x = 0 पर है, t = 0 पे x = क्या है 0 है, तो इसका मतलब इससे पहले ये 50 दूरी तय करके आया है और ये हम मान रहे हैं x एक्सिस पे, तो ये t = 0 पर यहाँ पर है, तो t = -5 पे कहाँ होगा, ये कहीं इधर होगा, तो यहाँ से इस तरफ 0 की तरफ ये आया है, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा -50 मीटर पे, तो -50 मीटर पे होगा t = -5 सेकंड में, तभी तो ये 5 सेकंड में कितना 50 मीटर तय किया और यहाँ पहुंच गया। ठीक है, पहली चीज, क्योंकि बल वहां पे लग ही नहीं रहा है। अब दूसरा t = 25 सेकंड पर, तो अब बल लगना शुरू हुआ है, कब तक बल लगेगा इस पे, t = 30 सेकंड तक, तो t = 25 सेकंड पर हमको बताना है कि x विस्थापन कितना है। दूसरा तो t = 25 सेकंड, अब तो इस पे बल लग रहा है, तो x जब बल लग रहा है तो ये त्वरित है, तो हम x निकालेंगे, तो x = हम ut + ½ at² से निकालेंगे, तो u कितना है 10 है, 10 गुणा समय कितना 25 पे निकालना है, त्वरण नेगेटिव है -½ a की जगह क्या रखेंगे 20, -20 और t का वर्ग है, यानी कि 25 का वर्ग। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करना है, थोड़ी जगह बना दो भैया, इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो x = कितना आएगा आपका, ये 25 × 10 250, और इसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 2 से सॉरी ये माइनस इधर नहीं लगा, पहले इधर लगा दिया ना भाई, एक ही जगह लगाओ यार, या तो यहाँ या यहाँ, 2 से ये 10 हो जाएगा, 25 × 25 625 और ये 10, तो ये हो गया आपका, तो इसको लिख लो, ये हो जाएगा 625 और एक 0, तो अब 6250 में से 250 घटाओगे तो कितना आएगा -6000। ओ ये माइनस में चला गया, क्योंकि पहले ये प्लस में तरफ जा रहा था धीरे धीरे, पर इसमें जो बल लग रहा है ये उसके उल्टी दिशा में लग रहा है, जिसकी वजह से मंदन हो रहा है। तो कभी एक टाइम आया होगा जब ये वेग 0 हो गया होगा, तो ये पहले ऐसे जा रहा था इस दिशा में, तो कभी एक टाइम आया होगा जब वेग 0 हो गया होगा, तो वहां से ये लौट गया है, तो लौट के कहाँ पहुंच गया ये, अरे ये कहीं यहाँ पहुंच गया है, तो कहाँ पहुंच गया है ये -6000 मीटर पे पहुंच गया। ठीक है, अब अगली चीज जो हमको निकालनी है t = 100 सेकंड पर। अब यहाँ पर पेज है t = 100 सेकंड, क्यों पेज है, क्योंकि जो बल लग रहा है आपका, तो ये बल कहाँ तक लग रहा है, सिर्फ 30 सेकंड तक लग रहा है, तो उसके बाद तो ये एक समान वेग से चलेगा, मतलब जिस दिशा में चल रहा होगा उसी दिशा में चलता रहेगा ये। अभी ये इस तरफ जा रहा है, कहाँ तक पहुंचा है ये -6000 तक, तो पहले निकालो कि 30 सेकंड में कहाँ पहुंचा है, और उसके बाद फिर उसको एक समान वेग से, जो भी वेग वहां पर होगा 30 सेकंड में उसी वेग से ये चलता रहेगा। तो इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए, और तो हम बनाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले जो है ये 100 सेकंड के लिए पहले क्या निकाला है, 30 सेकंड पर वो कहाँ पर है, तो x = हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ut + ½ at²। तो u हमको दे रखा है 10 और टाइम कितना है 30, अब त्वरण माइनस में है, 1/2 20 गुणा 30 का वर्ग, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी ये 600 हो गया, ये 10 हो जाएगा, 3 × 9 900 और ये 9000, और इसमें से 300 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा -8700, 9000 में से 300 माइनस कर दिया, यहाँ पर पहुंच गया है।
अब यहां तक पहुंच गया है, ठीक है। इसके बाद की स्थिति देखो, ये हम अगर यहां पर बनाए, मान लो कि ये x इजिकल टू 0 है और माइनस यहां पर पहुंचा था ये -6000 पे, -6000 पे कहां पर था ये t इजिकल टू 25 पे, 25 पे, हाँ 25 पे। अब t इजिकल टू 30 पे ये पहुंच गया है, t इजिकल टू 30 पे कहां पहुंच गया है ये -8700 पर। अब इसके बाद बल लगना बंद हो गया। अब जा कहां रहा है ये, इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब ये माइनस की दिशा में जा रहा है, तो अब बल लगना बंद हो गया है। तो जितना वेग यहाँ पर है इसका, अब इसी वेग से अब ये इसी दिशा में चलता रहेगा आगे की तरफ। तो पहले निकालना पड़ेगा वेग, तो t इजिकल टू 30 सेकंड पर वेग। तो वेग कैसे निकालेंगे, v इजिकल टू u प्लस a t से। तो u कितना है आपका 10 माइनस a कितना है 20 गुणा 30, 30 दूनी 60 और 60 ये कितना हो जाएगा आपका 600 माइनस 10 यानी कि -590 मीटर प्रति सेकंड। माइनस मतलब इस ये वाली जो दिशा है ये माइनस है। तो अब अगले 60 सेकंड तक, क्योंकि हमको t इजिकल टू कब तक निकालना है, हमको t इजिकल टू 100 तक निकालना है। तो अगले 60 सेकंड इसी वेग से चलेगा। तो अगले 60 नहीं, कितना है ये 30 तो ही हो गया, कितना बचा है फिर 70 बचा ना, हाँ 70 सेकंड। अगले 70 सेकंड यह नियत वेग से चलेगा, तो अब अगले 70 सेकंड में कितना ये विस्थापन होगा, x बराबर, अब वेग उल्टी दिशा में तो माइनस ही ले लो इसको, -590 गुणा 70। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको गुणा कर दो तो ये आएगा 413 और 0 लग जाएंगे इसमें 2 मीटर माइनस, ये इतना और चल गया। तो अब कुल विस्थापन, कुल या तो उसकी स्थिति या तो कुल विस्थापन आप ले सकते हो। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो पहले तो 30 सेकंड तक कितना आ गया था, -8700 तो पहले ही आ गया था ये। अब इसमें ये और जुड़ जाएगा यानी कि माइनस, तो ये हो जाएगा 41300। तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाता है -50 और 3 0 इसमें लग जाएंगे 50,000 मीटर। तो यानी कि ये कहीं यहां पहुंच गया है, t इजिकल टू 100 पे कितना -50,000 मीटर। तो ये इसकी स्थिति है। समझ आई है चीजें, तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ये अगला सवाल 11वां। तो 11वां सवाल है, कोई ट्रक विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील है, ठीक है, विरामावस्था से चल रहा है। t इजिकल टू 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है, ठीक है। तो t इजिकल टू 11 सेकंड पर पत्थर का क्या निकालना है, वेग तथा त्वरण क्या है ये बताना है। तो अब यहां पर जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे, तो यहां पर क्या होगा कि जब ट्रक चल रहा है तो उस पर से पत्थर गिराया जाएगा, तो उसके पास जब उसको गिराया जा रहा है तो उसके पास यहां पर एक ऊर्ध्वाधर दिशा में एक वेग होगा, प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर दिशा में, जो कि आपका वही वेग होगा जो उस समय इस ट्रक का वेग है, ठीक है। सॉरी, ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज दिशा में। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है प्रारंभिक वेग 0 होगा नीचे की तरफ, पर नीचे की तरफ आपका त्वरण काम करेगा, तो जिसकी वजह से ये नीचे वाला जो वेग है इसका ये बढ़ता जाएगा। तो अब ये जो पत्थर है कुछ ऐसे गिरेगा, यहाँ पर ये प्रक्षेप्य गति इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे गिरने वाला है। क्यों गिर रहा है ऐसे, क्योंकि ये वाला जो वेग है v, या इसको u मान लो, जो भी आपको मानना है, तो ये जो क्षैतिज दिशा वाला ये तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ कोई त्वरण नहीं काम कर रहा है, पर नीचे की त्वरण तरफ काम कर रहा है आपका त्वरण g, तो जिसकी वजह से ये वेग बढ़ रहा है, ये वाली चीज बढ़ रही है, ये कांस्टेंट है, तो इस तरह से ये ऐसे गिरेगा यहाँ पर। तो अब हमको निकालना पड़ेगा कि t इजिकल टू 10 सेकंड पर जो ट्रक का वेग है वो कितना है, ठीक है। क्या क्या चीजें हमको दे रखी हैं, तो ट्रक विरामा गति से प्रारंभ करता है, u बराबर 0 है, ट्रक के लिए निकाल रहे हैं। त्वरण इसका कितना दिया है हमको, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो अब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर ट्रक का वेग, तो ये किसे मिलेगा, v इज इक्वल टू u प्लस at से। तो u 0 है, त्वरण कितना है 2, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 10 दूनी 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो वेग है ये कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब ये तो फिक्स है, ठीक है, ये नहीं बदलेगा आपका, ये क्या है आपका नियत है, क्योंकि इसकी दिशा में कोई भी त्वरण काम नहीं कर रहा है। पर ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा है नीचे की तरफ, ये वेग बढ़ता जाएगा। तो अब यहां पर हमको क्या पूछा है कि t इज इक्वल टू 11 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड के बाद। तो t इज इक्वल टू 10 पर ये इसका वेग कितना है नीचे की तरफ 0, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद, तो 1 सेकेंड के बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में या तो नीचे की ओर वेग, ठीक है, नीचे की ओर जो है पत्थर का वेग मान लो, या तो पत्थर का वेग, ये क्या हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v इसको हम y मान लेते हैं, इसको x मान लो, इसको y मान लो, y। तो प्रारंभिक वेग तो 0 है और नीचे की तरफ आपका त्वरण लग रहा है -10 गुणा 1, तो 1 सेकंड के बाद कितना हो गया -10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब यहां पर सब 1 सेकंड के बाद ही यहां पहुंच गया है, तो ये वाला तो कितना है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड है, और ये वाला कितना हो गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका कुल नेट कितना है ये निकालना है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो कुल वेग v, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 20 और 20, ये हो गया आपका 400, और 400 में ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 500, तो रूट 500, और रूट 500 आप निकाल सकते हो, इतना मीटर प्रति सेकंड है। अब त्वरण क्या है, त्वरण इसका क्या है g है नीचे की तरफ, ठीक है, ये तो आप बता ही दोगे, ये a था और b, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण है वो g है, तो कुल त्वरण ये है आपका g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की दिशा में, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है भाई इसका। अगला प्रश्न 12वां, तो 12वां प्रश्न है आपका, किसी कमरे की छत को 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा, छत को नहीं छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा 0.1 kg संहति के गोलक को लटकाकर दोलन आरंभ किए गए। अपनी माध्य स्थिति पर गोलक की चाल 1 मीटर प्रति सेकंड है। गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होगा यदि डोरी को उस समय काट दिया जाता है तथा अपनी चरम स्थितियों में किसी एक पर में तथा मध्य स्थिति पर। तो अब इस प्रश्न में कुछ इस तरह से ये एक लोलक है और यहां पर ये इसकी माध्य स्थिति है और ये इसकी चरम स्थिति है, इधर और इधर। तो अब हमको पता है कि यहाँ पर क्या दिया है, माध्य स्थिति पर इसका वेग दे रखा है 1 मीटर प्रति सेकंड, जैसे कि यहाँ पर या किसी भी तरफ, इस तरफ या इस तरफ 1 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब जब ये यहाँ चरम स्थिति पर पहुंचता है, यहाँ पर वेग हो जाता है 0, यहाँ पर भी वेग हो जाता है 0। अब अगर यहाँ पर किसी इस दूरी को काट दिया जाता है तो क्या होगा, वेग तो इसका 0 है, तो ये सीधे सीधे नीचे की तरफ गिरेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की तरफ गिरेगा। अगर यहाँ पर काटते हैं दूरी तो इसके पास तो वेग है इस दिशा में, तो जिसकी वजह से यह एक प्रक्षेप्य गति करता हुआ ऐसे गिरेगा। ये वैसा ही है जैसा भी हमने किसी पत्थर को, जैसे कि हम किसी पत्थर को किसी ऊंचाई पर से क्षैतिज दिशा में कोई वेग देते हुए छोड़ दें, तो ये एक इस तरह से एक प्रक्षेप्य गति करता हुआ नीचे गिरेगा, क्योंकि नीचे की तरफ त्वरण लग रहा है। तो ये जो नीचे वाली जो वेग है वो बढ़ता रहेगा, ये वाला नियत रहेगा 1 मीटर प्रति सेकंड, तो ये ऐसे गिरेगा। आसान है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति की संहति 70 किलोग्राम है, उसका
वजन 70 किलोग्राम। अब वह एक लिफ्ट में तुला पर खड़ा है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही है, और दूसरा दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण से नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो प्रत्येक प्रकरण में तुला के पैमाने का पाठ्यांक बताना है। देखो, तुला के पाठ्यांक का मतलब क्या है यहाँ पर, जो अगर हमारे पास कोई लिफ्ट है तो इस लिफ्ट में एक मशीन रखी गई है जो वजन मापती है, तो इसका पाठ्यांक क्या होता है कि इस पर जो नॉर्मल जो फोर्स लगेगा, ठीक है, एन, वही इसका पाठ्यांक होगा। तो यहां पर पाठ्यांक बराबर एन, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, ठीक है, एन ये होता है। तो अब पहली स्थिति क्या है, यह जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक समान चाल से जा रही है तो मतलब त्वरण कितना है, 0 है। तो अब इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है जिसका द्रव्यमान कितना है आपका 70। तो अब देखिए, ये जो मशीन है इस पे नीचे की तरफ बल लगा रहा है कितना, mg के बराबर, और ये मशीन इसके ऊपर n लगा रही है, त्वरण इसका कितना है 0। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो m इंटू ए इजिकल टू क्या होता है, नेट फोर्स। तो n माइनस mg, ऊपर की तरफ n है, नीचे की तरफ mg। अब त्वरण 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो 70 गुणा 0 बराबर n माइनस 70 g। तो ये 0 हो जाएगा। तो n बराबर क्या आएगा, 70 g, यानी कि 700 न्यूटन। तो अब ये जो रीडिंग है ये 700 न्यूटन है, तो इसी को आप ये भी लिख सकते हो 70 kg वेट, या तो 70 kg वेट लिखो या 70 न्यूटन लिखो। तो जब इसका त्वरण 0 है आपका, 0 त्वरण से, तो यह जो उसका जो सही में जो वेट है वही दिखाएगी। पर अब दूसरा जो बी वाला केस है, ये क्या था आपका ए वाला, तो बी वाले केस में क्या है कि ये लिफ्ट जो है कुछ त्वरण यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कहाँ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है। तो अब त्वरण 0 नहीं है इस केस में। तो इस केस में क्या है, ये आपका लिफ्ट है, लिफ्ट में मशीन है वेट मेजर करने वाली, इस पे ये बैठा हुआ है, इसका मास m है जो 70 रख देंगे बाद में। अब ये जो पूरी मशीन है ये नीचे जा रही है त्वरण a से, तो ये इंसान भी नीचे जा रहा है, इसका भी त्वरण a है। देखो, नीचे की तरफ इस पे फोर्स क्या लग रहा है, mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, n। अब रीडिंग क्या होती है, n ही होती है, पहले लिख लिया है। पाठ्यांक क्या होता है, n जो आएगा वही पाठ्यांक होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन जो कि एक कोई चीज दूसरी चीज को दबाती है, प्रेस करती है, तो वो भी उसके सामने उतनी फोर्स से प्रेस करेगी, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो यह यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स। अब क्योंकि ये नीचे जा रहा है ए त्वरण से, तो mg ज्यादा होगा, n कम होगा, नीचे जा रहा है ना, तो mg माइनस n, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। तो अब n निकालना है तो n इधर आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस ma। तो यहाँ से m कॉमन ले लो, तो फॉर्मूला क्या बना, g प्लस a। ये आप याद भी रख सकते हो इसको, ठीक है। तो सॉरी, ये माइनस आएगा इधर, ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस माइनस। तो ये जब नीचे की तरफ जा रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो अब m हमको पता है 70, g पता है 10, तो ये नीचे कितने से जा रहा है, 5, तो 10 माइनस 5 5, तो 70 गुणा 5, तो 7 पंचे 35, 350 न्यूटन, या तो फिर 35 kg वेट। तो अगर ये नीचे की तरफ त्वरित हो रही है लिफ्ट, तो इसका वेट जो रीडिंग है वो वेट तो नहीं है, जो रीडिंग है वो कम हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब तीसरा सी, तो सी में ये क्या बोल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब ये जो ए त्वरण नीचे है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो बनाते हैं। तो ये जगह बना लो थोड़ी। तो सी वाले में अब ये है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमको तो n से मतलब है, n ही तो रीडिंग होती है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ma क्या होता है, नेट फोर्स। अब क्योंकि त्वरित ऊपर की तरफ है तो n ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि n ऊपर के, n माइनस mg। तो n निकालना है तो mg इधर जाके जुड़ जाएगा, तो n बराबर mg प्लस ma। तो अब
m कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा g प्लस ए। इसको आप याद भी रख सकते हो कि जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये हो जाता है n इजिकल टू एम जी माइनस ए, और ऊपर की तरफ जाता है तो एम जी प्लस ए त्वरण। तो अब यहाँ पर जो है m दे रखा है 70, ये दिया g 10 प्लस 5, ठीक है 5 से जा रहा है ऊपर की तरफ 5, 10 5 15, तो 70 गुणा 10 5 15 कर दो, 15 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 105, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1050 न्यूटन। तो आप इसको केजी वेट में लिखोगे तो 105 केजी वेट, तो इतना दिखा रहा है 70 है भाई 105 दिखा रहा है, बढ़ गया है, रीडिंग बढ़ गई है इसकी। अब डी क्या बोल रहा है, यदि लिफ्ट की मशीन खराब हो जाए और वह गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे गिरे, ठीक है मुक्त रूप से नीचे गिरे, तो लिफ्ट का त्वरण कितना हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो ये फॉर्मूला हमने क्या रखा है, नीचे की तरफ जब त्वरित है तो यहाँ पर ए की जगह क्या रख देना है आपको, जी रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, जी माइनस जी, 0 हो जाएगा, तो एन कितना आ जाएगा 0, यानी कि पाठ्यांक बताएगा ही नहीं, वो वेटलेसनेस होती है, तो इसको करते थे यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला होता है इसमें कि एन इजिकल टू एम जी माइनस है जब नीचे की तरफ त्वरित हो। तो अब ये क्या बोल रहा है, ए बराबर जी है, तो एन इजिकल टू क्या होगा, एम जी माइनस जी, 0, तो कितना आ गया पाठ्यांक 0। इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस, मतलब ऐसा फील ही नहीं होगा कि वेट है, वेटलेसनेस, ठीक है। ये होती है जब, ये वेटलेसनेस कब फील होती है, जब किसी ऊपर हेलीकॉप्टर में जाओ, वहां से कूद जाओ, तो उस टाइम पे वेटलेसनेस फील होगी आपको। अगला सवाल 14। तो अब यहां पर एक चित्र दिया हुआ है, तो 4 केजी के सहित किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। तो यहां पर t लेस देन 0, 0 से कम, t ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा, और t जब 0 से 4 सेकंड के लिए पिंड पर आरोपित बल बताना है हमको, कितना बल लग रहा है करके। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे कि 0 तक तो इसका कोई विस्थापन है ही नहीं, यह क्या है आपका, ये देखो यहां से यहां तक ये क्या है आपका रेस्ट पर है, तो कोई जब विस्थापन नहीं हो रहा है तो इस पर कोई भी वेग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब जब ये चल ही नहीं रहा है तो इसका त्वरण 0 हो गया, तो बल कितना है 0, ठीक है। अब इसके बाद ये 0 से लेके 4 सेकंड तक, तो 0 से लेके 4 सेकंड तक देखो xt ग्राफ का ढाल आपको क्या बताता है, वेग, देखो ये ढाल कांस्टेंट है, तो यहां पर भी वेग नियत है, वेग क्या हो गया इसका नियत, नहीं बदल रहा है, आप वेग निकाल सकते हो इसमें 3/4, तो वेग नियत है, तो त्वरण कितना हो गया आपका 0 हो गया, तो बल क्या हो गया 0। अब फिर 4 से लेके आगे को फिर से ये रेस्ट पे आ गया, इसकी स्थिति नहीं बदल रही है, 3 पे ही अटका हुआ है, तो फिर से त्वरण 0 हो गया है, बल कितना हो जाएगा 0, यानी कि पूरे सब जगह इस पे बल 0, ठीक है। अब बी क्या बता रहा है यह कि t=0 तथा t=4 सेकंड पर आवेग क्या होगा, आवेग। तो अब आवेग क्या होता है आपका, संवेग में परिवर्तन, तो यानी कि आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन क्या होता है, एम वी माइनस यू। तो अब अगर हम लोग t=0 के लिए देखें, t=0 से पहले u कितना था आपका 0, ये चल ही नहीं रहा था, रेस्ट पे था। इसके बाद t=0 से t=4 सेकंड तक का वेग यानी कि v, तो v कितना हो जाएगा, ये इसकी ढाल में से निकाल लो, विस्थापन कितना है 3 का, समय कितना है 4, 3/4 मीटर प्रति सेकंड। तो आवेग, तो आवेग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्पल्स, तो द्रव्यमान दे रखा है हमको कितना 4, v कितना है 3/4 माइनस कितना करना है 0, तो ये 4 से 4 कट हो जाएगा, तो कितना आएगा 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब t=4 सेकंड के लिए, तो अब देखो 4 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड के बाद ये फिर ये रुक गया है, तो यानी कि आपका v 0 है, और u कितना है 4 सेकंड से पहले 3/4। तो अब आवेग,
तो आवेग क्या होगा आपका, फिर से वही एम वी माइनस यू। एम कितना है आपका 4, अब वी आपका क्या है 0 है, 0 माइनस यू 3/4, बस ये आंसर -3 आएगा, -3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न इसमें, किसी घर्षण रहित मेज पर रखे 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल पहले ए पर और फिर बी पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव निकालना भी बहुत आसान क्वेश्चन। चलो करते हैं। तो यहां पर टेबल में 2 ब्लॉक रखे गए हैं इस तरह से। एक ब्लॉक ये है 10 kg और दूसरा जो ब्लॉक है वो है 20 kg। दोनों को जोड़ा गया है डोरी से 20 kg। तो अब पहली स्थिति क्या बोल रहा है कि 600 न्यूटन का बल किस पे लगा रहे हैं हम लोग, ए पर, ठीक है। तो ए, इसको मान लो 10, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसे मान लो, ठीक है। इस पर लगा रहा है कितना 600 न्यूटन। तो अब 600 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये भी आगे की तरफ खिसकेगा, ये भी आगे की तरफ खिसकेगा, तो यहाँ पर तनाव बनेगा। तो तनाव की वजह से क्या होगा, इस डोरी पर ये डोरी इस 10 किलो को इस तरफ खींचेगी तो टी इधर लगेगा और 20 kg वाले को आगे की तरफ खींचेगी। अब क्या, क्योंकि यहाँ पे डोरी बहुत पतली है, इसका मास लेस है, तो हर एक बिंदु पर इसका जो टेंशन यानी तनाव है वो एक जैसा रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरे सिस्टम का यानी कि पूरे के पूरे दोनों ब्लॉक को एक साथ त्वरण निकाल लेते हैं। तो सिस्टम यानी कि दोनों ब्लॉक का दोनों पिंड लिख लो, पिंड का त्वरण। अब यहां पर क्या होगा कि दोनों बंधे हुए हैं, तो जितना त्वरण ए का होगा उतना ही इसका भी होगा। तो त्वरण हमने मान लिया है ए। तो ये क्या होता है, कुल बल कितना लग रहा है और दोनों का द्रव्यमान m1 प्लस m2। तो कुल बल आपका कितना लग रहा है 600 न्यूटन का और द्रव्यमान कितना है 10 प्लस 20। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20, तो 600 बटे में 30। तो ये 0 0 कट हो गया, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो इतना इसका क्या हो गया, आपका त्वरण आ गया। तो अब जब हमारा त्वरण आ गया है तो हमको क्या करना है, अब निकालना है टी। तो क्या करो कि किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बना लो अलग से। तो हम क्या करेंगे कि जिस ब्लॉक पे सिर्फ टेंशन लग रहा है उसका बनाएंगे, तो आसान होता है कैलकुलेशन। आप चाहे 10 kg का बनाओ 20 kg का बनाओ, आंसर दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 20 kg का बनाते हैं तो ये 20 kg, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है आपका तनाव, और ये आगे की तरफ जा रहा है त्वरण से, कितने से 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो पहले निकाल लिया है। तो अब ये एक ही बल लग रहा है, तो बल गुणा क्या, बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो T इज टू m इंटू ए, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 20, तो 20 गुणा 20 तो 400 न्यूटन। तो इसमें टेंशन कितना आया है आपको 400 न्यूटन का, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि अब जो ये 600 न्यूटन है यह कहाँ लगाना है, आपको इधर लगाना है, ठीक है। तो 600 न्यूटन की अब हम दिशा बदल देते हैं बी के लिए। तो अगर हम लोग दिशा बदल देते हैं तो किस चीज में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसकी दिशा यहां से बदल के तो हम किस तरफ कर देते हैं, अब इस तरफ कर देते हैं। तो अब ये इधर चला गया 600 न्यूटन। तो अब क्या होगा कि आपका ये वाली चीज त्वरण, सिस्टम का त्वरण, त्वरण क्या होता है, कुल बल और द्रव्यमान। तो बल तो वही है, द्रव्यमान वही है, सिर्फ दिशा बदल गई है, पर उसका जो त्वरण का जो मान होगा वो इतना ही रहेगा, 20 ही रहेगा। हाँ, अब इसमें जो तनाव है ये चीज बदल जाएगी। तो ये कैलकुलेशन अब हम फिर से करेंगे। तो अब यहां पर देखो कि इस 20 वाले पे, ये 20 पे अब कितना बल लग रहा है, जो तनाव तो अभी भी इसी तरफ है, पर यहां पर अब 600 लग रहा है, 600 न्यूटन। अब ये जो त्वरण है ये इस दिशा में न होके इसकी भी दिशा बदल गई है, अब इधर हो गया है। तो अब जो है ये कैलकुलेशन हटा के अब नई कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि एक बल और आ गया है। चल, तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका
मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए इज इक्वल टू 600 माइनस टी, क्योंकि 600 ज़्यादा होगा क्योंकि ये इस तरफ अब जा रहा है, जो पहले इधर जा रहा था अब दिशा बदल गई है। तो अब यहाँ पर n निकालना है, तो m हमको पता है 20 और त्वरण भी कितना है 20 बराबर 600 माइनस n, तो n इधर आ जाएगा, 20 400 इधर चला जाएगा, तो n बराबर 600 माइनस 400 कितना हो जाएगा आपका, ये 200 न्यूटन हो गया अब n। ठीक है, आप इसी चीज को आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ इसको लो, इस पर सिर्फ टेंशन लग रहा है। देखो अगर मैं सिर्फ 10 kg के ब्लॉक को लेता हूँ 10 kg, तो इस पे सिर्फ क्या लग रहा है टेंशन, और इसका त्वरण कितना है 20 इस दिशा में, तो टेंशन क्या हो जाएगा 10 गुणा 20 200, 10 गुणा 20। तो यहां से भी निकाल सकते हो आप, चाहे आप किसी भी ब्लॉक को कंसीडर करो, आंसर सेम ही आने वाला है। अगला प्रश्न है अब इसमें 16, 8 kg तथा 12 kg के दो पिंडों को किसी हल्की अवितान्य, मतलब कि बहुत हल्की है, उसका द्रव्यमान नहीं है, और डोरी से जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है के दोनों सिरों से बांधा गया है, तो पिंडों को मुक्त छोड़ने पर उसके त्वरण तथा डोरी पर तनाव निकालना है हमको। तो यहां पर कुछ हमको इस तरह से चित्र दिया गया है। तो इसमें एक है आपका 8 kg, दूसरा है 12 kg। तो अब हमको पता है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों का त्वरण एक ही जैसा होगा। अब क्योंकि डोरी जो है ये अवितान्य है और ये बहुत हल्की है, तो इसके हर एक बिंदु पर टेंशन एक ही जैसा होगा। तो यहाँ पर 8 kg को ये डोरी ऊपर की तरफ खींचेगी, 12 kg को भी ऊपर की तरफ खींचेगी। तो अब क्योंकि ये 12 kg भारी है, तो इस पे जो नीचे की तरफ बल लग रहा है ये 12G है, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है 8G। तो क्योंकि 12G ज्यादा है तो ये पूरा त्वरण ऊपर की तरफ होगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा A त्वरण से, ये नीचे की तरफ आएगा A त्वरण से। तो अब अगर हमको यहाँ पे त्वरण निकालना है तो पूरे सिस्टम पे देखो ये टेंशन जो है ये आंतरिक बल है, तो बाहर से कितना बल लग रहा है 12G और 8G। तो 12G में से 8G को घटा दो तो नेट बल मिल जाएगा हमको, त्वरण दोनों का त्वरण समान होगा। तो A बराबर नेट फोर्स कितना है 12G माइनस 8G, ये बल आ गया, और बटे में द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है आपका 8 + 12, ये वही है त्वरण। त्वरण क्या होता है F बटे में m1 + m2 F नेट, हमने निकाल लिया, इस तरफ 12 है और इस तरफ 8 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो इस G को आप बाहर ले सकते हो, 12 में से 8 गया है तो 4, और ये कितना हो जाएगा 12 8 20 गुणा G बाहर लिया हुआ है तो ये G हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 4, ये 4 पंचे 20 G बटे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया इसका त्वरण। तो अब इसमें हम निकाल सकते हैं, और आप चाहो तो इसको वैसे भी लिख सकते हो, 10 का मान रख लो, कितना हो जाए, सॉरी G का मान रख लो 10 का मान क्या रखोगे G, तो 10 बटे 5 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। अब हमको तनाव निकालना है, तो तनाव निकालने के लिए किसी भी एक ब्लॉक को ले लो, वहां से T निकाल लो, चाहे आप 12 kg को या 8 kg को, जैसे हम 8 kg को ले लेते हैं। तो 8 kg पर ऊपर की तरफ तनाव लग रहा है T, और नीचे की तरफ कितना लग रहा है 8G, और ये जा कहाँ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिशा ध्यान रखनी है आपको A। तो अब तो ये क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण बल होता है। तो 8A बराबर, अब क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो T ज्यादा होगा, तो T माइनस 8G, तो T निकालना है तो ये इधर जुड़ जाएगा, तो T इक्वल टू 8A + 8G, तो आप 8 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका A + G, और त्वरण हमने कितना निकाल रखा है पहले 2, और ये कितना है 10, 10 2 12, तो 8 गुणा 12, और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 न्यूटन। आप यही चीज यहां से भी कर सकते हो कि आप 12 kg को लो और वहां से टेंशन निकाल लो। अगला सवाल है अब इसमें 17वां प्रश्न है अब कि प्रयोगशाला में निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम अवस्था में है। यदि यह नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है तो यह दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करेंगे। तो अब यहां पर प्रारंभ में जो ये नाभिक है यह जो है विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में है तो इसका वेग 0 है, मास इसका कुछ m हो सकता है, पर इसका जो संवेग है
P ये क्या हो जाएगा 0। तो अब ये 2 में विघटित हो गया है, 2 में, ठीक है। एक है आपका m1, दूसरा है m2। तो अब जब 2 में विघटित होगा तो यहां पर एक का कुछ वेग v1 ले लो, एक का v2 ले लिया। अब हमको नहीं पता है कि किस दिशा में जा रहे हैं, तो बताना है कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अब यहां पर जो बल लग रहा है ये आंतरिक बल है, कोई बाह्य बल है नहीं, तो सिर्फ आंतरिक बल है, सिर्फ आंतरिक बल है। तो आंतरिक बल से संवेग क्या हो जाएगा आपका, संरक्षित हो जाएगा। तो जो पहले संवेग था और जो बाद में संवेग है वो बराबर होगा। तो पहले संवेग कितना है 0, बाद में कितना, इसका संवेग m1v1, इसका m2v2, तो m1v1 प्लस m2v2, तो ये इस तरफ चला जाएगा। तो m1v1 बराबर माइनस m2v2। तो अब इसका वेग निकालोगे तो v1 इजिकल टू क्या आएगा, माइनस m2 अपॉन m1 इंटू v2। तो मतलब ये जो माइनस दिशा आ रहा है ये क्या बता रहा है, दिशा। तो अगर ये v1 और ये v2 वेक्टर है, तो अगर v1 की दिशा धनात्मक है तो v2 क्या है, ऋणात्मक है। तो एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा। हो गया ये सिद्ध। अगला प्रश्न है 18वां। तो 18वें में दिया गया है कि 2 बिलियर्ड गेंद जिसमें प्रत्येक की संहति 0.05 किलोग्राम है, दोनों का 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई संघट करती हैं और संघट के पश्चात उसी चाल से वापस लौट जाती हैं। तो प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगा रही है ये निकालना है हमको। तो यहां पर हमको क्या दे दिया गया है, तो एक गेंद है इस तरह से बिलियर्ड की, द्रव्यमान m है, ये जा रही है इस तरफ v वेग से जो 6 है। एक सामने से गेंद आ रही है जो कि इसका भी वेग v है। तो अब ये आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद जो है, टकराने के बाद ये वाली जो गेंद है m, ये इस दिशा में आ गई है और ये वाली इस दिशा में चली गई है उतने ही वेग से। तो अब अगर हम लोग आवेग की बात करें तो आवेग आपका क्या होता है, m v माइनस u, यानी कि संवेग में परिवर्तन ही आवेग है। तो पहली वाली के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये दिशा हम धनात्मक ले लेते हैं, इसके उल्टी ऋणात्मक है। तो पहले वाले का द्रव्यमान कितना है 0.05। अब v, ये धनात्मक है, ये कितना है आपका 6, तो ये 6 हो गया, माइनस अब जब ये लौट रही है तब भी 6 पर दिशा बदल गई है तो कितना हो जाएगा -6, 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 6 12, तो 0.05 गुणा 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12 पंचे हो गया आपका 60, और दशमलव कितना अंक है आपका 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है आपका पहली बॉल के लिए, पहली गेंद पर आवेग। अब इसी तरह से हम दूसरी गेंद के लिए निकालें, दूसरी गेंद दूसरी के लिए। तो अब यहां पर आवेग, तो आवेग फॉर्मूला वही है m v माइनस u, तो द्रव्यमान तो उतना ही है 0.05। अब v क्या है फाइनल वेग, तो फाइनल वेग की अगर हम लोग बात करें, ओके यहां पर हमने ये उल्टा ले लिया है, तो यहां पर एक्चुअली दोनों सेम ही हैं, तो फाइनल इनिशियल 6 और 6 सेम ही हो रहा है। तो पहली गेंद इसको मान लो, चलो इसको पहली गेंद मान लिया है, तो फाइनल आपका ये है, ये वाला ये धनात्मक है, और इनिशियल क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये ऋणात्मक है, तो इसलिए फाइनल वाला 6, इनिशियल वाला ये, और दूसरी गेंद हम इसको मान लेते हैं। चलो ठीक है, दूसरी गेंद ये हो गई है। तो दूसरी गेंद के लिए अब पहले तो ये इस तरफ जा रहा है, तो u इसका धनात्मक है और v इसका ऋणात्मक है, ये फाइनल वाला ऋणात्मक है, तो ये -6 हो गया, -6 फिर से, तो ये कितना आ जाएगा -0.06 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आवेग आया इसका। तो इसका मतलब है कि आवेग दोनों का बराबर है, बस सिर्फ दिशा का फर्क है और कुछ नहीं। अगला प्रश्न 19वां सवाल है कि आपका 100 किलोग्राम संहति की किसी तोप द्वारा 0.02 किलोग्राम का गोला दागा गया है। यदि गोले के नालमुखी चाल, गोले की जो चाल है वो 80 मीटर प्रति सेकंड है
तोप की प्रतिक्षेप चाल, यानी कि अब होता क्या है कि किसी तोप से किसी गोले को दागा जाता है तो गोला तो आगे की तरफ जाता है और तोप को पीछे की तरफ धक्का लगता है। ये वैसा ही है जैसे किसी बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली आगे जाती है, बंदूक पे पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो यहाँ पर क्यों लगता है? क्योंकि प्रारंभिक संवेग दोनों का शून्य है। तो जैसे ही गोला दागा जाएगा तो बल कौन सा लगेगा? आंतरिक, तो अंतिम वेग भी शून्य होगा। तो अब यहाँ पर जो है हम ये मान लेते हैं कि तोप, मास तोप का T यूज कर लेते हैं 100 kg, और मास किसका? गोले का, इसको G ले लो, 0.020 kg, ठीक है, गोले का आ गया। अब नालमुखी गोले की चाल, तो V ले लो उसको, V किसका? गोले का। कितना है यह? 80 मीटर प्रति सेकंड। हमको क्या निकालना है? V तोप का। तो प्रारंभिक संवेग, यहां पर संवेग का संरक्षण होगा। तो प्रारंभिक में तोप और गोला, मान लो कि ये तोप है और इसके अंदर एक गोला है, तो प्रारंभ में दोनों स्थिर हैं, रेस्ट पे हैं। तो प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू अंतिम संवेग। तो प्रारंभिक तो शून्य है, अंतिम क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आंतरिक बल लग रहा है तो संवेग का संरक्षण होगा। तो अंतिम क्या हो जाएगा? मास ऑफ तोप गुणा वेग ऑफ तोप प्लस मास ऑफ गोला वेग ऑफ गोला। तो ये सब रख दो अब यहाँ पे। 0 इज इक्वल टू तोप का हो जाएगा कितना? 100 किलो दे रखा है और इसका वेग निकालना है, प्लस गोले का जो है वो ये कितना है? 0.020 और गुणा इसका वेग 80। तो ये तोप का वेग हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा माइनस। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर गोला इस तरफ जाएगा तो तोप पीछे की तरफ जाएगी। तो ये तोप है, ये गोला है। तो ये हो जाएगा आपका 0.020 गुणा 80 और बटे में 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और आपका जो आंसर आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.016 मीटर प्रति सेकंड विरुद्ध दिशा में ये लगेगा। अगला प्रश्न है 20वां कि कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने में वह गेंद को आरंभिक चाल जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो गेंद का आवेग कितना होगा यह हमको बताना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसने गेंद को 45 डिग्री विक्षेपित कर दिया है, मतलब कि गेंद आ रही थी आपकी यहां से और इसका वेग कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यू हो जाएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, 54 गुणा 5/18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो अब इसमें ये 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो यहां पर ये u है आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर ये बल्ला है, ठीक है, ये बल्ला मान लो टेढ़ा वगैरह ना, ठीक है, पर समझ जाओ। तो ये इससे टकराती है और टकराने के बाद 45 डिग्री विक्षेपित हो गया है। ये कितना है आपका? टोटल 45 डिग्री। और यहां पर जब ये जाती है इस तरफ तो कितना हो गया है? उतना ही, 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग। तो अब हमको बताना है कि कितना आवेग दिया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका आधा कोण कर लो बराबर, तो 45 का आधा हो जाएगा 22.5, ये 22.5। तो अब यहां पर द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो द्रव्यमान जो है इसका वो कितना है? 0.15 kg। तो अभी हम इसको क्या करते हैं? v मान लेते हैं, जैसे ये भी v है और ये भी v है। तो यहां पर इस तरफ जब ये आ रहा था तो तब इसका संवेग कितना था? mv। तो जाते टाइम पर भी उतना ही है, mv, सब दिशा बदल गई है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके जो है वो घटक कर लेंगे। घटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम x में अलग निकाल रहे हैं, y में अलग। तो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? mv cos
22.5। इसके दो घटक होंगे, देखो एक घटक होगा आपका इस दिशा में, ये एक इस दिशा में होगा, एक इस दिशा में होगा, क्योंकि ये यहाँ आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका mv cos और ये क्या हो जाएगा आपका mv sin 22.5। इसी तरह से जब ये वापस जा रहा है तो इसका एक घटक होगा इस दिशा में, तो अब ये 22.5 है, ये तो ये भी उतना ही है, तो mv cos 22.5 और एक घटक होगा इस दिशा में, क्योंकि ये है दिशा, एक दिशा, तो ये कितना हो जाएगा mv sin 22.5। तो अगर आप यहां से देखोगे कि ये वाली जो चीज है mv sin 22.5, ये तो दिशा भी वही है, मान भी वही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो परिवर्तन किस में आ रहा है, सिर्फ ये क्षैतिज वाले में। तो यहां पर पहले क्या था, ये धनात्मक था, बाद में ऋणात्मक हो गया है। तो डेल्टा mv यानी कि परिवर्तन, और यानी कि ये क्या होता है आपका, यही तो होता है क्या, सॉरी m डेल्टा v लिखोगे, m तो उतना ही रहता है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, या तो आप लिखो डेल्टा p, डेल्टा p, और यही क्या होता है आवेग, आवेग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m v माइनस u, या तो आप लिख सकते हो प्रारंभिक और अंतिम, तो mv माइनस mu। तो अब प्रारंभ में कितना था, mv cos थीटा, ये इस डायरेक्शन में था, तो ये क्या था mv cos 22.5, फिर माइनस, तो बाद में क्या होगा, इसकी दिशा बदल गई है तो माइनस हो जाएगा, मान उतना ही है, माइनस mv cos 22.5, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2mv cos 22.5। तो अब चीजें आपको दे रखी हैं, तो ये इसको यहां लिख लेता हूं मैं, 2mv cos 22.5। तो 2m कितना दिया हुआ है, मास ये दिया हुआ है, देखो 0.15 गुणा वेग कितना दिया हुआ है, हमने ये निकाल लिया 15। अब cos 22.5 ये आप टेबल में देखोगे तो इसका जो मान होता है वो होता है आपका 0.92। ये वैसे जो भी आपके मान आते हैं वहां पर आपको वहां पर दिया होगा पेपर में, ये ऐसे कोई मान आएंगे, जैसे कि 45 आता है तो ठीक है, वो तो हमको याद है, 60 भी याद है, पर 22.5 जो है टेबल से देखना पड़ता है, तो ये दिया होता है। अब इसको गुणा कर दो तो ये 4.16 आ जाएगा, 4.16 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इतना हुआ है संवेग में परिवर्तन। ये हमने कंसिडर नहीं किया है क्योंकि देखो दिशा भी वही है और मान भी वही है, तो इसलिए यहां पर परिवर्तन 0 है, सिर्फ और सिर्फ यहां x में परिवर्तन हुआ है। अगला सवाल, किसी डोरी के एक सिरे से बधा 0.25 किलोग्राम संहति का कोई पत्थर क्षैतिज तल में 1.5 त्रिज्या के वृत्त पर 40 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट की चाल से चक्कर लगाता है, 40 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट, ठीक है। तो डोरी में कितना तनाव है, यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है तो अधिकतम चाल कितनी होनी चाहिए। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं कि कितना तनाव है। तो अब तनाव का फॉर्मूला होता है T = mv²/r या तो mr ओमेगा स्क्वायर, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो अब हम यहां से हमको क्या दिया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी कि ओमेगा दिया है, कोणीय वेग, ओमेगा कितना दिया है आपको 40 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट। तो अब हम इसको बदल देंगे रेडियन प्रति सेकंड, तभी हमको ये बल मिलेगा न्यूटन में। तो अब एक रिवॉल्यूशन में होता है आपका 2 पाई रेडियन, तो 40 गुणा 2 पाई, और इस मिनट को बदल दो सेकंड में, 60 सेकंड, तो ये 0 0 कट हो गया, 2 से ये 3, 2 3 6, तो ये कितना आया आपका 4/3 पाई रेडियन, ओमेगा आ गया। अब टेंशन निकाल लो, T = क्या होता है mr ओमेगा स्क्वायर। तो m हमको दे रखा है इसका मास 0.25, r कितना दिया है रेडियस की, जो डोरी है इस तरह से ये एक डोरी है, यहाँ पर ये m बांधा गया है तो ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो ये r हमको दे रखा है। तो r कितना दिया हुआ है, कहाँ गया r, 1.5 मीटर, 1.5 ओमेगा का स्क्वायर 4/3 इंटू पाई की जगह रख दो 22.7
और इसका वर्ग। और फिर ये सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करना तो आता है ना तुमको, आता है, चलो ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.67 न्यूटन, 6.57 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये अगला कि अगर ज्यादा से ज्यादा टेंशन जो है ये 200 न्यूटन हो, ज्यादा से ज्यादा न्यूटन जो है टेंशन 200 न्यूटन हो, तो यह कितने अधिकतम चाल से घुमाया जा सकता है, यानी कि v पूछ रहा है। तो अब यहां पर हम एक फॉर्मूला बना लेंगे, तो इसको मैं हटा दूं यहां से। तो अब अगर t मैक्सिमम, t अगर अधिकतम हो मैक्सिमम, तो m v मैक्सिमम स्क्वायर बटे में r हो जाएगा, ये v मैक्सिमम निकालना है। तो v मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा, t मैक्सिमम इंटू r बटे में m और इसका वर्गमूल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टी मैक्सिमम कितना रखने को बोल रहा है ये 600 न्यूटन, और आर तो वही रहेगा 1.5 बटे में इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या दिया है 0.25, और इसका क्या हो जाएगा ये वर्गमूल। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये तो तुमको आता है, तो ये हो जाएगा आपका 34.6 मीटर प्रति सेकंड। तो इतना अधिकतम वेग उसको दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है इसमें कि यदि अभ्यास अभी जो हमने किया है 21वां प्रश्न में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी अधिक कर दिया जाएगा तो डोरी टूट जाएगी, सिंपल सी बात है, उससे ज्यादा टेंशन दोगे तो डोरी टूटने के पश्चात पत्थर के प्रक्षेप का सही वर्णन कीजिए। देखो तो यहां पर जो है मान लो कि ऐसे हम लोग घुमा रहे हैं और यहां पर ये डोरी टूट जाती है, तो अभी वेग आपका क्या है इस दिशा में है, तो जैसी डोरी टूटेगी तो अब कोई फोर्स तो है नहीं जो टेंशन इस पे लगे, तो ये निकल गया है। तो अब क्या होगा कि ये वेग से इसी दिशा में, यानी कि ये वाली दिशा कौन सी है स्पर्शक, तो स्पर्शक की दिशा में ये आगे की तरफ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे कौन सा आंसर सही होना चाहिए, तो तीनों में से देखो कि वह पत्थर झटके के साथ त्रिज्यावत बाहर की तरफ, यानी कि इस तरफ जाएगा, ऐसा बोला नहीं जाएगा वहां तो, क्योंकि उस तरफ तो वेग ही नहीं है। डोरी टूटने के क्षण पर पत्थर स्पर्श रेखी पथ पर उड़ जाता है, हाँ यहाँ जाएगा, सही बात है ये वाली, ठीक है। और सी पत्थर स्पर्शी के किसी कोण पर नहीं, किसी कोण पर नहीं जाएगा, ये स्पर्शक की दिशा पर ही जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि कोई घोड़ा रिक्त स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता है। रिक्त स्थान यानी कि हवा में वो नहीं दौड़ सकता है। क्यों नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि अब घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है, देखो घोड़ा क्या करता है कि घोड़ा, सपोज यहाँ पर घोड़ा है, घोड़ा बना लो, डब्बा बना दिया, ठीक है समझा। घोड़ा अपने पैरों से, ये जमीन है इस पे बल लगाता है नीचे की तरफ, तो ये जमीन इस पे उल्टा बल लगाती है ऊपर की तरफ, तो जिससे घोड़ा आगे बढ़ता है। अब हवा में तो बल लगाने के लिए जमीन है ही नहीं, तो कैसे जाएगा, जमीन मतलब घोड़ा खुद बल नहीं लगेगा, घोड़ा जमीन को धक्का मारता है और जमीन उस पे आगे की तरफ धक्का लगाती है। जैसे हम चलते कैसे हैं, तो हम जमीन पे पीछे की तरफ जमीन को धकेलते हैं, जमीन हमको आगे की तरफ धकेलती है, तो इसलिए हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा इसमें दिया गया है, किसी तीव्र गति से चल रही बस में यकायक रुकने पर यात्री आगे की तरफ गिरते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम बस में हैं, बस आगे की तरफ चल रही है, तो हमारी पूरे जो बॉडी है वो उसका जड़त्व की वजह से वो उसके बाद जड़त्व है गति वाला, तो आगे की तरफ जा रही है। जैसे ही ब्रेक लगेगा तो ये नीचे के जो पैर हैं ये तो बस के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब बस के कांटेक्ट में है, तो अब बस क्या करेगी, इनको रोकेगी, पर ऊपर की बॉडी में अभी भी जड़त्व है आगे जाने का, तो ये आगे ही जाती रहेगी और पैर रुक जाएंगे, जिससे आगे की तरफ धक्का लगेगा। अगला है तीसरा सी, लॉन मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। लॉन मूवर मतलब जो घास में चलाया जाता है, जो क्रिकेट की पिच में आपने देखा होगा वो, ठीक है। तो लॉन मूवर को आगे की तरफ खींचना आसान है। तो अब इसमें क्या होता है, जो ये घर्षण होता है ये नॉर्मल फोर्स पर निर्भर होता है, नॉर्मल जितना ज्यादा होगा उतना घर्षण होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको पहले इस तरह से धकेलते हैं, F फोर्स लगाते हैं, तो इसका जो कंपोनेंट होगा F का, एक कंपोनेंट ऐसे नीचे की तरफ काम करेगा F, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ काम करेगा। अगर ये थीटा है तो ये F cos थीटा हो गया, ये F sin थीटा हो गया। तो F sin थीटा इस डब्बे को नीचे की तरफ दबाएगा, तो जिसकी वजह से आपका नॉर्मल बढ़ जाएगा
अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स घर्षण म्यू इंटू एन, तो नॉर्मल बढ़ जाएगा तो घर्षण बढ़ जाएगा, तो इसको जैसे दबाएंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा, तो धकेलना मुश्किल हो जाएगा। इसकी जगह अगर हम इसको खींचते हैं, देखो अगर इसको ऐसे खींचते हैं एफ से, सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां से इसका कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहां चला जाएगा एफ साइन थीटा। तो जो पहले एफ साइन थीटा इसको दबाने का काम कर रहा है, तो अब उठाने का काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा और फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, तो खींचना ज्यादा आसान है। अब डी में ये बोल रहा है क्रिकेट का खिलाड़ी किसी गेंद को लपकते समय अपने हाथ को गेंद पीछे की तरफ लेता है। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एफ बराबर डेल्टा पी बटे में डेल्टा टी। तो डेल्टा पी यानी कि एम वी माइनस यू बटे में डेल्टा टी। तो यहां पर वेग में परिवर्तन होने में जो समय लगता है, यानी कि डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, वो बल होता है। तो अगर ये समय बढ़ा दिया जाए, वेग कम होने में समय बढ़ा दिया जाए, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि जैसे गेंद आई और उसने तुरंत रोक ली, तो अब बहुत कम समय में उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो उसको जोर से लगेगी। वही अगर वो धीरे धीरे पकड़ता है, तो यहां से यहां तक ले गया, तो इसका वेग यहाँ पर v था, ये 0, तो v से 0 होने में समय लग गया है, तो जिसकी वजह से ये समय बढ़ गया, तो फोर्स कम होगा, तो उसके हाथ पे चोट नहीं लगेगी, बच जाएगा। सारे क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझे हैं, होप आपको सारे समझ आए हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।